हे हाय एवरीवन, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसके बारे में समझाया। उसके बाद मैंने स्पीड और वेलोसिटी पे चर्चा की। तो आज ये तीसरा लेक्चर है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन है। देन इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, इसे हम समझते हैं थोड़ा। जैसे हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो इससे हम क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो इससे हम क्या समझते हैं? तो इससे हम ये समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। अब भाई साहब ये चेंज दो तरीके के हो सकते हैं। ये जो चेंज आ रहा है वो दो तरीके क्या हो सकता है? चेंज क्या करता है? या तो किसी चीज को बढ़ा देता है या तो किसी चीज को घटा देता है। तो ये स्पीड को बढ़ाएगा कब और कब स्पीड को घटाएगा? एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इन द सेंस जब स्पीड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, उसके सेंस में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो क्या करता है? वो स्पीड को बढ़ाता है। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है? घटाता है। तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को कब बढ़ाएगा? जब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। घटाएगा कब? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव ही बनाए, तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। आई होप आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये बात हमने समझ ली, एक्सेलरेशन की मीनिंग हमने समझ ली। अब एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो उस सेंस में हम एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। जब हम छोटे टाइम इंटरवल के लिए चर्चा करते हैं तो उस सेंस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। ये चीज हमने थोड़ा सा एवरेज और इंस्टेंटेनियस की कहानी पिछले लेक्चर्स में समझाई थी, जब हमने वेलोसिटी को समझाया था। तो अगर आपको ये चीजें ना समझ में आई हो तो पूरी प्रीवियस लेक्चर्स लो, वहां पे चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसे हम लिखना चाहें AVJ से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल अपान T फाइनल माइनस T इनिशियल। मतलब A एवरेज क्या लिख सकते हैं? डेल्टा VY डेल्टा T। ये क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है। इसे हम कब डिफाइन करते हैं? जब हमारा गिवन टाइम इंटरवल बड़ा होता है, उस केस में हम क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस, जब हम एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं, अगर ये बात आप नोट कर ली हो साइड वाली तो हम थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। जब हम छोटे टाइम इंटरवल, जैसे जब हमारा डेल्टा T टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम इंटरवल क्या होगा? छोटा होगा। इस केस में जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कौन सा होगा? A इंस्टेंटेनियस। और उसे कैसे लिखते हैं? A इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा VY डेल्टा T। ठीक है, तो यहां से A इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आएगा?
dv बाई dt मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम ए इंस्टेंटेनियस क्या डिफाइन करते हैं, dv बाई dt। अब इसी को और अच्छे फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे a इक्वल्स टू dv बाई dt। v को क्या लिखते हैं, बेसिकली v को लिख सकते हैं हम dx बाई dt। तो अगर हम a को लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू d2x डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन अगर हम पोजीशन वेक्टर का कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सॉरी, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक फॉर्म इसकी यहां से जनरेट हो गई, एक हमें ये पहले से पता थे। एक तरीका और है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का, क्या, अगर हम चाहें तो a इक्वल्स टू dv बाई dt में dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करवा सकते हैं। इस केस में जो a निकल के आएगा, क्या dx बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v dv बाई dx। ये तीन फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं बेसिकली एक्सेलरेशन के, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे यूज होंगे। ठीक है, कहाँ यूज होंगे वक्त के साथ आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी तक ये जो तीनों फार्मूले हैं, मैं एक जगह लिख देता हूँ इसे थोड़ा सा स्पेस बना के। ये अभी तक जो तीनों फार्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, a इक्वल्स टू dv बाई dt। जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन हो तो हम इसे यूज करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है तो हम निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए d2x अपॉन dt स्क्वायर का यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, उस केस में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसका फार्मूले का यूज करेंगे। ये तीन फार्मूले हैं, इनके अपने समय समय पे अपने यूजेस हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो ड्रॉप ले चुके हैं उन्हें तो ये चीज़ें पता होंगी, बट नहीं पता है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। इन चीज़ों को मैंने समझाया है और नोट भी कर लो। अभी एक दो क्वेश्चन लेंगे, आपको अच्छी क्लियरिटी भी मिल जाएगी कि ये सब क्यों यूज़ की अलग अलग फॉर्म में हम आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि कोई इसका यूज भी है या फिर फालतू में सर आप नई नई फॉर्म जनरेट कर किए हुए जा रहे हो। तो वक्त के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएगी। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे एक दो क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ी सी और क्लियरिटी देने का प्रयास करते हैं एक्सेलरेशन की। होप यार आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू टी क्यू प्लस 4t प्लस 5 है। हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है। देखो यहां पे क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है किसका फॉर्म में, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, dv बाई dt नहीं, dv बाई dt यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से हमें एक बार वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो a इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब जो a डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई dt क्या आएगा 3t स्क्वायर प्लस 4, ये आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन। d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या आएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये आ जाएगा 6t के बराबर आ जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये चीज किसके बराबर है, एक्सेलरेशन की। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 6t में लिखेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का पूछा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। इसे करने का एक और तरीका था, कोई बच्चा ऐसा ना समझ में आए सर हमें नहीं रटना है, तो बेसिक फंड प्रोसीजर से भी आप काम कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। x इक्वल टू क्या गिवन था आपको, टी क्यू प्लस 4t प्लस 5 गिवन था। आप कहते हैं भैया हम वेलोसिटी निकालेंगे तो dx बाई dt कर लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा 3t² प्लस 4 आ जाएगा। फिर आप कहते हैं भैया हम एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt से, तो वही बात तो ये भी आप कर रहे हो 6at प्लस 0। तो यहाँ पे t=5 पुट करेंगे तो a=30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक काम जो आप किए हो ना यही सिमिलर किए हो, बस कहने का सेंस दोनों अलग अलग है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, और जो भी मैंने फॉर्म लिखवाई थी एक्सेलरेशन की उनका भी यूज आपको समझाते हैं कि इनका क्या यूज है, नहीं तो समझ में आएगा चलो सर एक का तो फॉर्म का यूज का हमें समझ में आ गया, आगे अदर फॉर्म जो आप लिखवाए हैं उनका क्या यूज है, या कोई यूज है या फिर फालतू में ही लिखवाए हैं, तो समझते हैं। चले इतना नोट करो। चलिए क्या है क्वेश्चन। हाँ, अब इस बार क्या करेंगे, v गिवन है x² प्लस 1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हमें बताना फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t=1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है एक बार। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है x² प्लस 1। ओके, इस केस में अब आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन पढ़ रखा है भैया वो dv/dt पढ़ रखा है, लेकिन dv/dt कैसे करेंगे कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन यहाँ पे गिवन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जबकि इसे हम तब कर पाते dv/dt जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होती। ये तो नहीं वैलिड है भैया। दूसरा से d2x/dt², यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता, तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी नहीं यूज कर पाएंगे। फिर अब हमारे पास क्या यूज आया, a=v/dv/dx, इसका यूज आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या करेंगे, a=v को काउंट करेंगे dv/dx, मतलब क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब फिर क्या करेंगे हम dv/dx सबसे पहले निकालेंगे, तो dv/dx क्या आएगा, इसका निकालो 2x आ जाएगा। और पहले से हमें क्या गिवन है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा v/dv/dx। वेलोसिटी क्या है x² प्लस 1 है और फिर क्या है 2x है। अब अब यहाँ पे क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, t कितना, t बेसिकली 1 सेकेंड है, तो इस केस में जब पुट करोगे 2 × 2 आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का होगा। और सॉरी एक गलती यहाँ पे हुई, t नहीं, डिस्प्लेसमेंट x 1 मीटर पे पूछेगा, यहाँ पे देखना ये 1 सेकेंड नहीं होगा जबकि 1 मीटर होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन फॉर्म करते टाइम मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, बट इट्स ओके। आई थिंक जो समझदार होंगे उन्हें बात समझ में आ गई होगी कि गलती थी। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, ले सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं मिलने वाले। ये तो मैंने इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिले, पता लगे तुम v/dv/dx रटने ना बैठ जाओ। v/dv/dx तुम रटो ना, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम अच्छे नंबर से क्वेश्चन उस फार्मूले पे कर लो, ताकि वो तुम्हें पहले से ही याद हो जाए, लर्न हो जाए, तुम्हें रटना ना पड़े। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, उसे एक चार्ट बनाते हैं, उस पर लिखते हैं, फिर उसे देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे, मैं रटने को बुरा नहीं मानता, पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रटने का प्रयास मत करो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स होंगे जहां पे आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, तो वो जब चीजें लर्न करनी पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मैकेनिक्स में कुछ भी लर्न करना नहीं है तुम्हें, मैकेनिक्स तुम्हारे टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन तुम बना दोगे। तो चलिए नोट करो इसे। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या है, आपको एक्सेलरेशन की बने a=v के, एक ऑब्जेक्ट क्या एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बाई a=v, ठीक है, एट t=0, x=0 है और v=1 है।
टी इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट वर्जन पे है और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड की है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट as a function of time t, as a function of time t। ठीक है, हमें बताना है पोजीशन ऑब्जेक्ट की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ट्राई करते हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं करते हो तब और अच्छी बात है। वीडियो पॉज करके बट ट्राई करना। एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ए इक्वल टू वी गिवन है और कुछ हमें और डेटा दे रखे हैं, इन डेटा पे ध्यान देना। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है, पोजीशन के बारे में चर्चा की है। तो एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू वी। भैया ठीक है, यहां से क्या करेंगे, वी भी कैंसिल कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक लिमिट पुट करना पड़ेगा। देखो, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है उस केस में वेलोसिटी 1 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो वेलोसिटी 1 है और फाइनली डिस्प्लेसमेंट कुछ वक्त x हो जाता है तब इसकी वेलोसिटी कुछ क्या v हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा v माइनस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो v इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, v को dx बाई dt करेंगे, v इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा और फिर क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी के। ठीक है, अब लिमिट फिर पुट की जाएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो जब टाइम 0 है उस समय क्या है, पोजीशन कितनी है, पोजीशन भी 0 है। जब टाइम t है तो पोजीशन कुछ x है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ln x प्लस 1 इंटीग्रेशन इसका यही होगा और यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 0 से x और फिर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t आ जाएगा। तो ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x प्लस 1 माइनस ln 1 इक्वल टू t। इस केस में ln x प्लस 1 इक्वल टू t क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर t इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर t माइनस 1। ठीक है, e की पावर t माइनस 1। एक अच्छा क्वेश्चन था यार, अगर तुम इस पे काम करते तो मे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए थे इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अच्छा था। डिफरेंशिएशन भी कुछ अच्छा था इसका, इंटीग्रेशन भी कुछ अच्छा था इसका, और क्वेश्चन तो था ही थोड़ा सा। तो ऐसे अगर टेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो होप यार ट्राई करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं जरूर टेस्ट में दूंगा तुम्हें। ठीक है, बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि इस पे यार अब टाइम पास करना है, ऐसे फंक्शन तुम क्रिएट करते जाओ, कुछ भी बना लो, ए इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t या v इक्वल टू, और करते रहो क्वेश्चन, दिन रात करते रहो, खत्म नहीं होने वाले। तो बस यार एक मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन ज़्यादा करवा पाऊँ, कंपेयर देन एक ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहूँ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसे कब यूज करते हैं और कितने टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो नोट कर लो यार इतना। टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहली चीज ये अप्लाई तभी कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब क्या हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने का ख्याल अपने दिल में नहीं ला सकते। अच्छा, अगर भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना मिले तो हम एक ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे भाई? देखो, जब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको कुछ डेटा है, वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, सॉरी वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकाल दो। यही काम करते हो, मतलब डिफरेंट पैरामीटर फाइंड करने का काम करते हो विद द हेल्प ऑफ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फेल हो जाता है, उस केस में भाई आपको बेसिक फॉर्मेट बताए हैं कि कैसे इस इक्वेशन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के लिए dv बाई dt, v dv बाई सॉरी वेलोसिटी के लिए dx बाई dt, एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt, v dv बाई dx, d2x अपन dt स्क्वायर, ये सारे फॉर्मेट का यूज करके आप पैरामीटर फाइंड करेंगे अगर एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है जहां पे, तो वहां पे ओके। और जब वैलिड है तो इसके थ्रू काम कर लेंगे। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये चलो कंडीशन तो हमने सीख ली कि कब इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे इसे डिराइव करते हैं, इसे सीखते हैं। तो हम क्या जानते हैं, ए इक्वल्स टू dv बाई dt, यही तो ए डी टी इंटीग्रेशन ए डी टी 0 से t तक इक्वल्स टू dv, dv का इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v मानते हैं। तो ए टी इक्वल्स टू v माइनस u, u को इधर करेंगे तो हमें v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, v की वैल्यू हमें v इक्वल्स टू पता है u प्लस ए टी। ये कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, और ये क्या है 0 से t तक। तो यहां पे क्या आएगा आपको, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसे हम s बोल देते हैं। तो s इक्वल टू, अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, एक थर्ड कैसे ड्राइव करेंगे, हमने अभी पढ़ा a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, ए कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल, ए कहाँ से कहाँ तक, u से v। तो ये क्या हो जाएगा, a x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। x फाइनल x इनिशियल को हम क्या बोल सकते हैं, s, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने किसके सहारे ड्राइव किया, एक्सेलरेशन के सहारे। और ये माना कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मैंने एक्सेलरेशन को वेरिएबल कहीं नहीं माना है। ठीक है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के ही ये काम करना है, और इसीलिए तभी वैलिड होती है जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बेसिक प्रोसीजर लगाओ, उसके हिसाब से चीजें कैलकुलेट करो। ओके, जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन में करवाए, वहां पे एक्सेलरेशन वगैरह कांस्टेंट नहीं थे, किसी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, किसी में कुछ गिवन था, तो उस वहां पे हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी ना यूज की, वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है उसे अप्लाई किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं करेंगे क्योंकि यार बेसिक चीजें हैं, क्लास 9 10th में तुम यही पढ़ के आते हो 9th में, और अब फिर इसी पे प्रैक्टिस करो छोटे छोटे क्वेश्चन के। लेकिन हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन देंगे। आई थिंक अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा तो वो आपसे सही से नहीं निकलने वाला है। अगर निकल जाता है तो मान लेना कि आपके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। क्वेश्चन अपना है, एक ऑब्जेक्ट है, आगे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है,
पीछे इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन, हमें इसकी 3 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो क्या करोगे आप लोग, तुरंत यूज करोगे कि भैया हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 3 है, और निकालना क्या है, हमें निकालना है s डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर ये तो लगेगा नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम क्या लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी, तो 5 इंटू 3 प्लस हाफ ऑफ -2, ये माइनस है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, ए तो गया और 15, ए हमें मिल जाएगा 6 मीटर, आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस हमें 6 मीटर मिल गई। जैसे ही आपने 6 मीटर डिस्टेंस निकालना और इसे ही तुरंत गलत काट लेना। ये एस क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस अगर एक वेक्टर क्वांटिटी देखिए आपकी स्केलर क्वांटिटी की बात की है, तो समझो क्वेश्चन को अप्रोच करना कि ये देखो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन पे सेम होती हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम होती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। और कब, जब ऑब्जेक्ट क्या ना आ रहा हो, रिवर्स ना आ रहा हो। तो चेक करेंगे, चेक कि ऑब्जेक्ट रिवर्स आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वेलोसिटी जीरो कब हो रही है फाइनल। तो वेलोसिटी कब फाइनल जीरो हो रही है, v इक्वल टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगाओ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हमें बताना है, इनिशियल 5 है -2t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिलेगी 2.5 सेकेंड। ओहो, मतलब 2.5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये है 0 से 2.5 सेकेंड तक डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके बाद नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इसके पाथ का एनालिसिस करना पड़ेगा। पाथ का एनालिसिस क्या करेंगे, हम देखेंगे t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम t इक्वल टू पे मानेंगे ए ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन 0,0 अपने ओरिजिन पे है। उसके बाद t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो s इक्वल टू यू टी मतलब 5 इंटू 5/2 माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25, 25 हाँ 12 और यहाँ से 12, ठीक है 12, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 6.25, 25/4, ठीक है, और 25/2 हाँ मतलब 12.5 और 6.25, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कितना गया 6.25 मीटर आगे गया, तब यहाँ पे क्या हुई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ वेलोसिटी, अब फाइनली t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें वो मिलेगा s बराबर 5 इंटू 3 माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 मिलेगा ये। तो इसका मतलब ये है ये इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई और इसके बाद क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 6 मीटर आ रहा है। ए 6.5 मीटर आगे गया, उसके बाद कुछ रिवर्स आया होगा, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या है, ए ऐसे गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी, फिर रिवर्स आया, तो इसने 6.25 मीटर आगे गया कि 6 मीटर है, तो ये बचा कितना होगा 0.25 मीटर। तो मतलब 6.25 मीटर आगे गया, फिर 0.25 मीटर पीछे आया, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, डिस्टेंस इसने 6.25 प्लस 0.25 मतलब 6.5 ट्रेवल की। क्लियर है यार, ये चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ, शायद इसीलिए मैं इतनी अच्छे से चीज़ को नहीं समझाया, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने समझाई है। बट ना समझ में आया तो पहला लेक्चर देख लो इसके पहले वाला, फिर आके यही वीडियो तुम सुन लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं पहले ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ और इस कॉन्सेप्ट का मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए दिया कि चेक करूं क्या तुमने उस कॉन्सेप्ट को सीरियसली लिया था या फिर ऐसे हवा में निकाल दिया था। तो होप यार आपसे क्वेश्चन हुए होंगे, मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, नहीं हुए हैं तो सीरियस हो जाओ, टाइम अभी भी बचा हुआ है।
तो यार ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद हम मूव करेंगे रिएक्शन टाइम के ऊपर। रिएक्शन टाइम क्या होती है थोड़ा सा समझाऊं आपको, पहले इसे नोट कर लेना, फिर रिएक्शन टाइम समझाते हैं और उसे अच्छे से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आज की क्लास इसी पे एंड कर देंगे। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या है भाई साहब? रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है थोड़ा सा समझो। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे होते, जब कार आप चला रहे होते हो उस केस में, या बाइक चला रहे होते, अगर आपके सामने कोई अचानक आ जाता है तो क्या करते हो, आप ब्रेक लेते हो, ठीक है। ब्रेक लेने से पहले जब वो व्यक्ति आपके सामने, कोई व्यक्ति आपके सामने आया, तो आपने एक बार सोचा होगा, सोचने टाइम जब आपने कुछ सोचा है कि क्या मुझे ब्रेक लेना चाहिए, साइड से निकालना चाहिए, एक टाइम जो सोचने में आपने खर्च किया ना, उसी को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। और इस जब ये रिएक्शन टाइम है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं सोचने में जो तुमने टाइम खर्च किया, इंपॉर्टेंट बात ये है इस रिएक्शन टाइम में जितने टाइम में आपने सोचा कि मुझे करना क्या चाहिए आगे, उस टाइम आपकी बाइक की रफ्तार सेम रही। मतलब अगर आपकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड से चल रही हो तो उस समय भी आपकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया जब तक आपका रिएक्शन टाइम था। हाँ, जैसे ही रिएक्शन टाइम तुम्हारा मान लो 0.5 सेकंड है, तो 0.5 सेकंड में तुमने सोचने में खर्च किया, उस समय तुम्हारी गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसके बाद जस्ट तुमने ब्रेक अप्लाई किया, फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा आपके बाइक का। सेंस समझ पा रहे हो? मतलब रिएक्शन टाइम में आपकी जो बाइक होती है, जो भी कार बाइक जो भी कुछ भी है, उसका जो रफ्तार है वो सेम रहती है जितना इनिशियल में गिवन हो, उसके बाद आपकी ब्रेक का रिटार्डेशन शुरू होता है। होप यार ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं जितने तुम्हें सुनने में लग रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है, अपना रोहन है, कौन है, रोहन है अपना, ये क्या कर रहा है, कार से आ रहा है, अपनी बाइक से आ रहा है, वाह सर, कार अपना, ठीक है। ये क्या है, बाइक से आ रहा है, इससे 100 मीटर डिस्टेंस पे कौन है, साक्षी है इसकी, ये कौन है, साक्षी, और ये कौन है, रोहन। रोहन की इनिशियल रफ्तार कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड, या 50 लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। इसका रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है। टू सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है। 100 मीटर दूरी पे कन्या के साक्षी खड़ी है रोहन के सामने। क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, और इसकी बाइक का रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन ऑफ बाइक, बाइक का रिटार्डेशन कितने से शुरू होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब बताना है क्या कन्या साक्षी सेफ रहेगी, साक्षी सेफ है, ये हमें बताना है, या फिर ये नहीं बच जाएगी। क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको डीपीपी में, तो वहां से निकाल लेना और कर लेना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेना इस पे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो। देखो है क्या चीज, रिएक्शन टाइम इसका 0.2 सेकंड है। मतलब भाई साहब 50 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, इस टाइम 0.2 सेकंड तक इन्हें की स्पीड धीमे नहीं होने वाली है, जिस रफ्तार से चल रहे हैं इसी से चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम से सोचने में लगा रहे हैं कि भाई हम साक्षी से बगल से निकल जाएं या फिर हमें ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, इतना टाइम में सोचने में ही लगा रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने, 0.2 सेकंड तक जब आगे गए तो उस केस में इन्होंने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और कवर कर ली, S=UT, मतलब UT मतलब 50 × 0.2, और एक्सेलरेशन तो इनिशियली कुछ था ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से आ रहे थे, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आ जाएगा 100 मीटर का। तो मतलब अब कहां पहुंच गए, अब कुछ यहां बचे हैं। अब साक्षी से कितनी डिस्टेंस पे हैं, 100 तो इसे निकाल दो, 10 मीटर निकाल दो, और 100 इनिशियली थे, तो अब 90 मीटर पे हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहां से ब्रेक अप्लाई किया। जब ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो रिटार्डेशन मतलब
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन कर रहे हैं। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इन्होंने पीछे की तरफ जनरेट किया, मतलब पीछे की तरफ इनका डिक्रीज कर रहा है इनकी रफ्तार, उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो क्या होगा एस इज, हाँ अब कितना है, लेकिन इनका 90 मीटर डिस्टेंस है, रिटार्डेशन 1 से हो रहा है 50 मीटर पर सेकंड। अब ये बताना है कि क्या ये साक्षी को सेफ रखेंगे या नहीं। तो भाई देखो, अगर इनकी बाइक 90 मीटर से पहले रुक गई तो साक्षी सेफ है, अगर इसके बाद रुकी तो साक्षी सेफ नहीं है। तो उसके लिए क्या है, लेकिन फाइनल जब बाइक रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v 0 हो जाएगी। u आपको क्या है 50 मीटर पर सेकेंड ही पता है, और कब इन्हें रोक लेना, एक्सेलरेशन इनका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि देखना है कि रफ्तार 0 कब हो रही है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है जब इनकी रफ्तार 0 हो रही है। तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 50 का स्क्वायर -2s, तो s इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। मतलब भाई साहब इनकी बाइक कहां पे जाके रुकेगी, इनकी बाइक कहां पे जाके रुकेगी, कहां पे इसकी रफ्तार 0 होगी 125 मीटर के बाद। और रोकना कब था 90 मीटर से पहले, तब तो साक्षी निपट जाएगी, मतलब साक्षी सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो चली जाएगी, क्योंकि रोकना 90 से पहले था। और ये रुक कब रही है 125 के बाद, रुकेगी कब जब वेलोसिटी 0। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहली चीज, बाइक रुकेगी कब, जब वेलोसिटी 0 होगी, इसीलिए मैंने v = 0 यहाँ पे डेटा गिवन नहीं था v = 0। मैंने सोचा कि जब ये रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियली वेलोसिटी 50 लेना है। और रिएक्शन टाइम का यूज करना हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन टाइम का मीनिंग क्या होता है। रिएक्शन टाइम ये होता है कि आपने कितना टाइम लैप्स किया है इस डिसीजन लेने के पहले। ठीक है, जैसे आपको एक्शन लेने से पहले कितना टाइम लैप्स किया, उसे हम इसलिए रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन करने से पहले कितना टाइम तुमने लैप्स किया। तो होप यार आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी था। ठीक है, मजा भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आया है तब भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे आपको क्या चाहिए उसे भी फीडबैक में बता सकते हो। तो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी का होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए चलते हैं, एनर्जी बना के रखो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।